Hello everyone, welcome back to my channel in Mudra Mix. I'm again here with a new topic which is लियोनटिफ पैराडॉक्स। इससे पहले हम लोगों ने हेक्सर-रोलिन मॉडल को डिस्कस किया था और जो वॉल्सली लियोनटिफ थे इन्होंने उन हेक्सर-रोलिन मॉडल को क्रिटिसाइज करते हुए पैराडॉक्स बताया था। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था हेक्सर-रोलिन थ्योरी में कि हेक्सर-रोलिन थ्योरी बिलीव दैट कि जो कंट्री जिस चीज़ में ज़्यादा इंटेंसिटी रखती है या फिर उसके पास ज़्यादा फैक्टर अबंडेंस में है, रादर इट इज़ कैपिटल और इट इज़ लेबर, वो उसी चीज़ का प्रोडक्शन भी करेगी और उसको एक्सपोर्ट करेगी, ऐसा हेक्सर-रोलिन थ्योरी में बोला गया था। लेकिन जब लियोनटिफ ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था उन्होंने एम्पेरिकल स्टडी को हेक्सर-रोलिन की थ्योरी 1947 में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी। फर्स्ट पहला तो टॉपिक है लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ पैराडॉक्स डब्ल्यू लियोनटिफ ने किया था, उन्हीं के नाम के ऊपर ही ये थ्योरी बेस्ड है। और इन्होंने क्या किया था, 1947 में की थी ये स्टडी और एम्पेरिकल थी, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट एम्पेरिकल स्टडी किया था उन्होंने। और उन्होंने डेटा जो लिया था, डेटा लिया था उन्होंने यूएस का, डेटा यूज्ड यूएस का किया था। और इन्होंने ऐसा बोला था कि जैसे कि हमारे हेक्सर-रोलिन थ्योरी में बोला गया था कि आप उसी चीज़ को प्रोड्यूस करो और एक्सपोर्ट करो, जो भी चीज़ आपकी कंट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है या फिर जो भी कंट्री आपका जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो बिल्कुल चीप है, तो आप उस चीज़ को यूज़ करके प्रोडक्शन करो और एक्सपोर्ट करो, और जो आपकी कंट्री में लैक है आप उसको इम्पोर्ट करो, ऐसा वहाँ बोला गया था। अभी हमने देखा और प्रीवियस वीडियो में भी हम इसको देख चुके हैं। तो लियोनटिफ का जो पैराडॉक्स है वो कैसे अलग है, तो जो उन्होंने पैराडॉक्स किया था, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो वो इन द ईयर ऑफ 1947 में किया था। ये हम लोगों ने अभी देखा। और लियोनटिफ को हम लोग वैसे भी जानते हैं उनके इनपुट आउटपुट एनालिसिस के थ्रू, उन्होंने ये अपनी थियरी दी थी। वी ऑल आर नोन अबाउट डब्ल्यू लियोनटिफ बिकॉज ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो और हम लोगों ने पिछले वीडियो में हेक्सर-रोलिन की थ्योरी भी पढ़ी थी। अब इन्होंने जब एम्पिरिकल स्टडी किया इन द ईयर ऑफ 1947 यूएस कंट्री का, तो उन्होंने पाया कि जो यूएस कंट्री है वो क्या कर रही है कि वो ठीक अपोजिट कर रही है हेक्सर-रोलिन की। बोले तो मतलब हेक्सर-रोलिन ने जो बोला था कि वो उसी चीज़ का इंपोर्ट करेगी एक्सपोर्ट करेगी, पर जब लियोनटिफ ने इसको करा तो उनको अपोजिट सिनेरियो देखने को मिला। अपोजिट सिनेरियो में बोलूँ तो कि एक यूएसए क्या करा था, चूंकि यूएसए हम जानते हैं कि ये डेवलप कंट्री है, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री। सो वाया डेवलप कंट्री ये कैसी होगी, कैपिटल कंट्री होगी। और कैपिटल कंट्री होने के साथ साथ इसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और किसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स के इसको एक्सपोर्ट करने चाहिए और प्रोडक्शन करना चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, गुड्स एक्सपोर्ट भी करे और क्या करे, एंड प्रोड्यूस भी करे, है ना। यही हम लोगों ने देखा था और बेसिकली ये सही भी है। लेकिन जब लियोनटिफ ने इसके बारे में स्टडी करा तो उनको अपोजिट सिनेरियो देखने को मिला, जो कि देखने को मिला कि यूएसए क्या कर रही है। यूएसए बीइंग अ बीइंग अ कैपिटल रिच कंट्री, बीइंग अ कैपिटल रिच कंट्री, जो यूएसए है वो लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल अपोजिट है हेक्सर-रोलिन का, एग्जैक्टली अपोजिट टू द हेक्सर-रोलिन मॉडल।
वहाँ पर बोला गया था कि जो लेबर इंटेंसिव कंट्री है वो कैपिटल गुड्स का ही, सॉरी, कैपिटल इंटेंसिव जो कंट्री है वो कैपिटल गुड्स का ही एक्सपोर्ट करेगी और प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जब उन्होंने स्टडी करा तो उन्होंने बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो पाया। जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है वो लेबर को एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब लेबर के बने हुए चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रही है, और जो कैपिटल के गुड्स है उसको इंपोर्ट कर रही है। पूरा अपोजिट, कंप्लीटली। वी नो दैट बीइंग अ कैपिटल अबंडेंट, अभी बोला कि जो अबंडेंट कंट्रीज है वो प्रोड्यूस करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। लियोनटिफ को बिल्कुल अपोजिट मिला, और इसके पीछे लियोनटिफ ने खुद, मतलब इटसेल्फ, दो रीजन दिए कि हम लोग इसको पैराडॉक्स क्यों बोले। लियोनटिफ गिव हिमसेल्फ टू रीजंस कि व्हाई वी कॉल्ड इट पैराडॉक्स। तो पहला उन्होंने जो रीजन दिया, मे बी बाद में उन्होंने इसको हटा भी लिया था, क्योंकि वो बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स थे इनको क्रिटिसाइज किए इनके इस पॉइंट को। तो रीज़न पैराडॉक्स का जो इन्होंने दिया था, खुद दिया था इन्होंने, तो जो पहला रीज़न दिया था कि इन द ईयर व्हाट लियोनटिफ हैज़ बीन टेकन फॉर द हिज एम्पिरिकल स्टडी दैट यूएसए लेबर्स आर 3 times मोर प्रोडक्टिव। मतलब उन्होंने ऐसा पाया था कि जो ईयर था 1947 में, उस टाइम पर जो यूएसए का जो लेबर था ना वो 3 times मोर प्रोडक्टिव था देन अदर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। फर्स्ट रीजन व्हाट, कि 3 times मोर प्रोडक्टिव लेबर। और बाद में इसी पॉइंट को फुल ऑन क्रिटिसाइज किया गया और पूछा भी गया कि आपने जो 3 times लिया है तो अब किस बेसिस पे लिए, आपको कहाँ से मिला। और बाद में खुद ने भी, लियोनटिफ ने इसको फिर विड्रॉ कर लिया था कि नहीं, ऐसा मतलब कुछ परफेक्ट डेटा नहीं मिला था कि ये कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया, तो उन्होंने खुद को भी इसको विड्रॉ कर लिया था बाद में। दूसरा जो कि हमने अभी बोला कि जो बिंग जो रिच कंट्री है, वी आर नोन दैट कि जो उनका टेस्ट और प्रेफरेंस है एज अ कैपिटल रिच कंट्री, जो उनका टेस्ट होगा, जो उनके प्रेफरेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे गुड्स खरीदना चाहेंगे। नो डाउट दे आर इंटरेस्टेड टू बाई कैपिटल इंटेंसिव गुड। तो उस कंट्री का जो डोमेस्टिक डिमांड था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन लोग बायस्ड होते हैं ना कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए। दे ऑल आर इंटरेस्टेड टू बाई कैपिटल गुड्स रादर दैन लेबर गुड्स। तो चूंकि उनके डोमेस्टिक कंट्री में ही गुड्स के इतने डिमांड थे, दे आर अनेबल टू एक्सपोर्ट दैट गुड्स। ये उनका सेकंड रीजन था। दैट माइट बी पैराडॉक्स कैन हैपन कि वाई दे आर डूइंग लेबर इंटेंसिव गुड को क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कैपिटल इंटेंसिव गुड को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद ये दो रीजन दिए थे। पहला रीजन उन्होंने बताया था कि जो 3 times मोर प्रोडक्टिव लेबर है, और दूसरा दिया था कि जो लेबर जो बीइंग अ रिच कंट्री, उनका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो हाईली बायस्ड, टेस्ट एंड प्रीफरेंस आर हाईली बायस्ड in favor of capital intensive good। बिकॉज दिस काइंड ऑफ कंट्री, अभी बोला कि जो उन लोग का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उसको पूरा ही नहीं कर पाते। मतलब डोमेस्टिकली वो जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा है डिमांड कि वो एक्सपोर्ट। एंड दिस 2 रीजंस उन्होंने दिया था, प्रोवाइड खुद से दिया था, और भी बहुत सारे रीजंस आए बाद में। तो उन्होंने उसके साथ रीजंस और क्या फ्यूज किया कि थर्ड रीजन जो उन्होंने दिया, मतलब बाद में लेटर ऑन ये सारे रीजंस आए कि जो डेटा लिया गया था, यानी कि जो 1947 ईयर उठाया गया था, दिस ईयर इज क्लोज टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब ये जो डेटा था जिस ईयर में भी इसको मतलब कलेक्ट किया गया था वो 1947 का था और बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करीब था। तो मतलब ऐसा बोला गया कि जो स्टडी करने के लिए जो ईयर था वो अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि मे बी बहुत सारे यहाँ पर दूसरी दूसरी चीज़ें भी देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई जो जिसके बारे में अप्रोप्रिएट डेटा वी
कंट कलेक्ट इट, मतलब फ्रूटफुल डेटा नहीं मिल सकता। तो जो ईयर उन्होंने लिया था वो गलत चूज किया था आई थिंक। फिर उन्होंने दो फैक्टर मॉडल को बोला था कि ये कैपिटल एंड लेबर फैक्टर है, दूसरा रीजन। थर्ड उन्होंने दिया था कि इन द डेफिनेशन, थर्ड रीजन जो उन्होंने दिया था, दूसरा तो दिया था उन्होंने टू फैक्टर मॉडल का, कि टू फैक्टर मॉडल है विच इज लेबर एंड कैपिटल। और जो थर्ड रीजन दिया था उन्होंने, वो दिया था कि जो डेफिनेशन है कैपिटल का, डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल में हम लोग जानते हैं कि कैपिटल में दो आते हैं। दो क्या क्या? एक आता है ह्यूमन कैपिटल और एक आता है फिजिकल कैपिटल। और जो लियोन्टिफ थे वो सिर्फ फिजिकल कैपिटल को लिया था। लियोन्टिफ ओनली टेकन फिजिकल कैपिटल। अगर ये फिजिकल कैपिटल के साथ ह्यूमन कैपिटल को इनकॉर्पोरेट करते तो शायद ये पैराडॉक्स होता ही नहीं था, क्योंकि फिर यूएसए कैसा गुड प्रोड्यूस करती? बीइंग अ कैपिटल रिच कंट्री वो कैपिटल गुड ही प्रोड्यूस करती। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ फिजिकल कैपिटल को उठाया था, जिसके कारण ये पैराडॉक्स देखने को मिला। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो यही है बेसिक इसका क्रक्स, कि जो हेक्सर-ओहलिन मॉडल था, उन्होंने ये बात करी थी कि जिस भी कंट्री के पास जो भी अबंडेंस में है, जो भी रिलेटिवली फैक्टर जो चीप है, वो कंट्री उसी चीज को प्रोड्यूस करे और उसका एक्सपोर्ट करे। ये है हेक्सर-ओहलिन। और इनके पैराडॉक्स में जो डब्ल्यू लियोन्टिफ हैं, उन्होंने ये पाया जब उन्होंने एम्पेरिकल स्टडी किया इन द ईयर ऑफ 1947। कौन सी कंट्री ली? यूएसए की कंट्री ली। तो उन्होंने ठीक अपोजिट सिनेरियो पाया कि जो यूएस है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है और कैपिटल इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट कर रही है, जो कि बिल्कुल उल्टा है, एग्जैक्टली अपोजिट टू द सिनेरियो ऑफ हेक्सर-ओहलिन मॉडल। होपफुली यू लाइक दिस थियरी और दिस सेशन। थैंक यू।